वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम सब्जेक्ट लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, जिसको शॉर्ट में हम LLEB बोल रहे हैं, उसकी हम शुरुआत करेंगे। अपना फर्स्ट लेक्चर है आज। और लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस जो न्यू सिलेबस के अंदर LLB सब्जेक्ट जो है लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, ये पहले आपका बिजनेस लॉ के नाम से था। अब हम इसे बिज़नेस लॉ के लिए क्या बोलेंगे, लॉज एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिज़नेस बोलेंगे, LLEB बोलेंगे। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसको हम शुरू करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देखें तो जो अपना सब्जेक्ट है बिज़नेस लॉ या फिर लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिज़नेस, इसके अंदर जो आपका लॉ वर्ड है वो है क्या। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल। वो सेट ऑफ रूल्स जो किसके लिए हैं, सिविल सोसाइटी के लिए हैं। सिविल सोसाइटी के बिहेवियर को गवर्न करने के लिए, सिविल सोसाइटी के रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो सिविल सोसाइटी के रेजिडेंट्स को क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम अनसिविल सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पे तो हमें ऐसे सेट ऑफ रूल्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिविल सोसाइटी के अंदर जो सेट ऑफ रूल्स चाहिए उसको गवर्न करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखें कि जो सिविल सोसाइटी और अनसिविल सोसाइटी है क्या। जैसे कि हम देखें कि जो ह्यूमन बीइंग है, हम हैं, हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं वहाँ हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। आप ये देखें, अनसिविल सोसाइटी का मतलब है एनिमल्स वगैरह हैं, उनके ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं करने पड़ते, इसलिए उनका कोई लॉ नहीं होता है। तो अपनी सिविल सोसाइटी के लिए जो हम जो सेट ऑफ रूल्स पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। तो लॉ जो है आपका वो सिविल सोसाइटी के लिए सेट ऑफ रूल्स है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक्सटेंट के बारे में, उसके कमेंसमेंट के बारे में हम थोड़ा समझेंगे क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्ट JNK को छोड़कर पूरे इंडिया के ऊपर लागू है। और ये एक्ट आया कब था, 1 डे ऑफ सितंबर 1872 में ये एक्ट आया था। और इससे पहले जो एक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, जो वो इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके अकॉर्डिंग हम गवर्न करते थे किसको, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते थे। इस एक्ट के अंदर 11 चैप्टर हैं और इस एक्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ और दूसरा क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अंदर आप जो पढ़ने वाले हैं, आप जैसे आप देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या हैं, एसेंशियल वैलिड एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं, प्रपोजल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे फ्री कंसेंट्स क्या है। और आप ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके तरीके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट है, प्लीट है, एजेंसी है, ये क्या है। तो ये सब जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होता था आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पहले वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। लेकिन अब इसको सेपरेट करके अलग से एक एक्ट बना दिया गया है। पार्टनरशिप का अलग एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स का अलग एक्ट है। तो शुरुआत करेंगे हम इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। उससे पहले मैं आपको कुछ जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट तक हमें पहुँचना है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब है ऑफ़र। ऑफ़र जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2A के अंदर पढ़ेंगे। प्रपोजल का मतलब आप समझिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज़ मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी एक शॉप है RK मोबाइल्स के नाम से, और मैं शॉप के अंदर मोबाइल सेल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रपोजल जो है मोबाइल बेचने का जो आपके सामने रखूँगा, आप कस्टमर हैं, तो यहाँ पर मैं क्या हूँ, प्रपोजल का रखने वाला। तो प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल ये होता है, प्रपोजल व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब वो सामने वाले को कुछ काम करवाना चाह रहा है, जैसे वो उससे वो प्रोडक्ट को ख़रीदे, या फिर उसको वो काम नहीं कराना चाहता। नहीं कराने के मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी पहले एक बार आप इसे समझ लीजिए पूरी डेफिनेशन को, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन का मतलब होता है मना करना, ठीक है ना। विलिंगनेस टू डू का मतलब है कि काम करने के लिए उसकी एसेंट लेना, और एब्सटेन का मतलब है काम नहीं करने के लिए, ठीक है ना। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट आइदर टू सब एक्ट सच एक्ट और एब्सटेंस
कि आप चाहे तो उस काम को करने के लिए वो चीज़ बोल सकते हो या काम नहीं करने के लिए आप उसकी एसेंट ले सकते हो। तो ये कहा जाएगा ही इज़ सेड टू मेक ए प्रपोजल, कि उसने एक प्रपोजल रखा है, उसने एक ऑफ़र रखा है। जैसे मैं आपको मोबाइल सेल का एग्जांपल जो दे रहा था तो वो एक ऑफ़र है। अब मैंने आपको बोला था काम नहीं करना, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सपोज मान लीजिए मैं कोर्ट पर गवाही के लिए किसी पर्सन को कहता हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट गवाही मत देना। अब वो पर्सन जो है, मैं उसके सामने प्रपोजल रख रहा हूँ कि गवाही नहीं देने का, मतलब उसको कुछ काम नहीं करना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा उसको गवाही देनी है, मैं उसको कह रहा हूँ गवाही नहीं देनी, मतलब उसको चुप रहना है। तो वहाँ पे आप ये देखें कि मैंने उस पर्सन की एसेंट ली है, किसके लिए, टू एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि कुछ नहीं करने के लिए। तो ये भी क्या है, प्रपोजल है। शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, प्रपोजल से कर रहे हैं। सेक्शन 2A है जो है, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन A जो है 2A, उससे हमने शुरुआत की है। 2B की हम बात करें। अब हमने प्रपोजल की बात कर ली। वैन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। सपोज मान लीजिए मैं आर के मोबाइल्स हूँ, मैंने मोबाइल सेल का ऑफ़र रखा, आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, प्रॉमिस कर दिया। तो जो प्रॉमिस है वो क्या है, एक्सेप्टेंस है। वैन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, कि जब वो प्रपोजल रखने वाले ने, जिसके सामने प्रपोजल रखा है, उसने उस पर अपनी सहमति दे दी है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और वैन ए प्रपोजल वैन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, तो वो कहलाएगा आपका प्रॉमिस कहलाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टू डू के अंदर मोबाइल का, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग के अंदर मैंने आपको दिया था कि जैसे गवाही नहीं देने का। तो वो क्या है, वो जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है वो क्या है, आपका प्रॉमिस है। अब हम बात करेंगे प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर का मतलब हुआ है कि जिसको प्रॉमिस किया गया, और प्रोमिसी का मतलब ये हुआ कि प्रॉमिस करने वाला। वैन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज ए प्रोमिसर। जैसे मैंने आर के मोबाइल्स की तरफ से मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोमिसर हूँ, ठीक है ना, प्रोमिसर, ठीक है ना। और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज ए प्रोमिसी, और आप उस मोबाइल को खरीदने की एक्सेप्टेंस दे रहे तो आप प्रोमिसी हो, मैं प्रोमिसर, आप प्रोमिसी। तो ये सेक्शन 2C है, मतलब सीक्वेंस से चल रहे। पहले शुरुआत की थी हमने किससे, बोलो प्रपोजल से। प्रपोजल से क्या बना, 2B के अंदर प्रॉमिस बना। अब प्रॉमिस जो जिसको प्रॉमिस करनी है, जो प्रॉमिस करेगा वो प्रोमिसी हुआ, और जिसको प्रॉमिस दी गई है उसको प्रोमिसर हम बोलेंगे सेक्शन 2C के अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन 2D के अंदर। 2D सेक्शन ये बता रहे हैं कि व्हेन द डिज़ायर ऑफ ए प्रोमिसर द प्रोमिसी हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग any other person promise to do or abstain from doing something, such an abstinence or promise is called a consideration for the promise। सपोज मान लीजिए मैंने जब आपको मोबाइल का प्रपोजल रखा था, और मोबाइल प्रपोजल के साथ साथ मैंने आपको मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन बताई थी और प्राइस मैंने आपको बताई था। तो यहाँ पे जब कंसिडरेशन की बात करेंगे तो एक पार्टी के लिए तो वो जो अमाउंट उसको मिलेगा उस मोबाइल को सेल करने के बाद वो कंसिडरेशन होगा, और दूसरी पार्टी के लिए जो उसने कंसिडरेशन, जो अमाउंट जो डिसाइड था, वो जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, कंसीडरेशन कहलाएगा। तो जो अपना परचेजर है उसके लिए मोबाइल, और सेलर के लिए जो उसका कंसीडरेशन है वो जो रिटर्न में उसको मिल रहा है, जो अमाउंट उसको मिलेगा वो कहलाएगा कंसीडरेशन कहलाएगा। तो कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, कि कुछ बदले में होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसीडरेशन 2D, कंसिडरेशन में D आ रहा है 2D। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी हम नई सेक्शन पढ़ेंगे तो पीछे वाली सेक्शन को ध्यान रखना है। 2D हमने पढ़ा कंसिडरेशन। 2C क्या था आपका, प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर और प्रोमिसी कहाँ से आए थे, 2B से आए थे, प्रोमिस से आए थे। और जो प्रोमिस आया था वो किससे आया था, 2A प्रपोजल से आया था। अब हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, वैन प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रोमिसर प्रोमिसी जो हैं, जब वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, मतलब प्रपोजल रखने वाला जो है उसको प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, और जो कंसिडरेशन होता है वो डिसाइडेड हो जाता है, और उससे कंसिडरेशन एक से दूसरे की तरफ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका एग्रीमेंट कहलाता है। तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ ए एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मोबाइल जो है, मोबाइल को सेल करने का जो है वो एक तरीके से प्रोमिस था, और उसके बदले में दूसरे ने अपनी एक्सेप्टेंस दी कि वो पेमेंट दे देगा। तो यहाँ
पे जो कंसिडरेशन हुआ एक पार्टी का दूसरी पार्टी से, ये किसको बना रहा है, ये एग्रीमेंट को बना रहा है। तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज ए एग्रीमेंट। फिर हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होता है, जैसा कि आपने देखा, प्रोमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कि जहाँ पे हम देखें कि एक पार्टी जो सेलर है उसके लिए जो अमाउंट है और जो परचेजर है उसके लिए वो जो गुड्स है, जैसे मोबाइल है, तो वहाँ पे एक दूसरे के लिए क्या है, प्रोमिसेस हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिस बोलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिस को कौन सा हुआ सेक्शन आपका, सेक्शन 2F, और 2F से पहले हमने क्या पढ़ा था, 2E, जो क्या था, एग्रीमेंट था। अब हम चलते हैं 2G के अंदर। 2G जो है आपका वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट जैसा कि नेम से क्लियर हो गया कि जो हमने एग्रीमेंट पढ़ा था 2E के अंदर, उस एग्रीमेंट को लॉ ने परमिशन नहीं दी, एनफोर्सेबिलिटी नहीं दी। एन एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए वॉइड। सेड टू बी ए वॉइड कब होगा, सेड टू बी वॉइड, कि लॉ कब परमिशन नहीं देगा, जब उस एग्रीमेंट के अंदर असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तब लॉ उसकी परमिशन नहीं देगा। वॉइड एग्रीमेंट्स होगा जब उसमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि नहीं है तो लॉ उसमें परमिशन अपनी नहीं देता है। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे हमने शुरुआत ही की थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है। तो हमने 2G पढ़ा है एंड वॉइड एग्रीमेंट, और अब पढ़ रहे हैं 2H कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को कवर किया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हमने समझा। हम नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफ़र मतलब प्रपोजल ने जो प्रपोजल रखा है उसको हम ऑफ़र बोल रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये हुआ, एक्सेप्टर ने अपनी प्रॉमिस जो की है उसको हम एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी समझिएगा कि यदि ऑफ़र रखने वाले ने ऑफ़र के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं तो वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र माना जाएगा। जैसे आपने देखा हो, जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो LIC का जो एजेंट होता है वो हमें कंडीशंस बता देता है सारी डिटेल में, तो हम उसको एग्री करके और रिटर्न जो चीज़ें होती हैं उन पर हम साइन करके अपनी एसेंट दे देते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑफ क्या माना जाएगा, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो दोनों पार्टी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ कम्प्लीटेड व्हेन इट इज़ कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, कि जैसे ऑफ़र रखने वाला समझाना चाह रहा था वैसे ही ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले ने समझाया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज़ कम्प्लीटेड व्हेन इट इज़ कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, कि एक्सेप्टेंस देने वाले को वो चीज़ वैसे ही समझ में आनी चाहिए जैसे प्रपोजल रखने वाले ने वो चीज़ रखी है। LIC एजेंट जिस तरीके से उस पॉलिसी के बारे में जितना समझता है उतना ही LIC लेने वाले को भी समझ में आ जाना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कम्प्लीटेड कब होगा, as against the offerer when it is put the course of transmission to him as against the acceptor when it's come to the knowledge of the offerer। आप ये देखें कि यदि एक्सेप्टर ने जब वो चीज़ें सारी क्लियर करनी है और वो अपनी एसेंट दे रहा है तो वो क्या माना जाएगा, आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और यदि उन चीज़ों को बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दी है तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, वो क्या माना जाएगा, रिवोकेशन माना जाएगा। और जबकि हमने एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब उसका प्रॉपर क्या होगा, कम्युनिकेशंस होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि आपका जो सेक्शन 2A से लेके 2H तक कौन कौन सी सेक्शन है। हम 2H कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसको भी हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट इज इन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय क्या कहलाता है, लॉ कहलाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।